नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और स्लो कैफ़े में आपका स्वागत है। आपके घर के पास एक नया कैफ़े खुला है जहाँ पर आप भी अक्सर टकरा जाते हैं मुझसे और मैं कहीं न कहीं किसी कोने में बैठा हुआ आपको मिलता हूँ। कभी किसी गेस्ट से बतियाता हुआ, कभी किसी गेस्ट से बतियाता हुआ और कभी अकेला ही चला आता हूँ। बड़ी मज़ेदार जगह है ये स्लो कैफ़े। यहाँ पर मध्यम रोशनियाँ हैं, यहाँ पर धीमा संगीत है, लोगों की हल्की-हल्की हँसी है और लोग जो आते हैं, बहुत भले लोग होते हैं। मैं आज एक बहुत ही भले इंसान को पकड़ के लाया हूँ। मुझे बड़ा पसंद है वो। हम लोग 7-8 साल में एक बार मिले हैं, लेकिन असल में आज की आभासी दुनिया में लगता है कि हम रोज़ मिलते हैं क्योंकि एक दूसरे के बारे में पता चलता रहता है, एक दूसरे को पहचानते हैं। इसी चक्कर में पसंद भी कर लेते हैं और नापसंद भी कर लेते हैं लोगों को, लेकिन मैं आज के मेहमान को बहुत पसंद करता हूँ। अम, एक राजनगर नाम की जगह है जहाँ पर एक पार्क की बेंच पर मैं बैठा हूँ और मेरे बगल में ये इंसान बैठे हैं चश्मा पहन के, हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। अरे इनका चेहरा तो दिखाइए भाई। स्वागत है आपका अनुपम सिन्हा। नमस्कार नीलेश जी, नमस्कार देखने वाले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने और आपके जो क्रिएशंस रहे हैं, उनके ज़रिए आपने न जाने लाखों करोड़ों लोगों का बचपन बनाया है, उनके टीनेज को रोशन किया है, रंगीन किया है, खूबसूरत यादें दी हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव के जनक, उसके क्रिएटर अनुपम सिन्हा जी से। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्लो कैफ़े में। यहाँ अभी थैंक हम यू। बातों की, अरे गज़ब, देखिए अपने दोस्त से भी मुलाकात हो गई। ये मेरी टेबल ये मेरी टेबल पर ही रहते हैं, लेकिन अब ऐसे एंगल पर है कि कैमरे के सामने आ नहीं सकते। नहीं नहीं, थोड़ा रहस्य बना भी रहना चाहिए जब ध्रुव की बात हो। जी। तो आज हम बात तो आपसे कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ध्रुव की उपस्थिति लगातार रहेगी। तो आप और मैं जो राजनगर के, उस काल्पनिक शहर राजनगर के पार्क की बेंच पर बैठे हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर मैं एक अनजान आदमी आपसे अचानक पूछ बैठूं कि भाई आजकल ये बड़ा सुन रहे हैं कोई ध्रुव के बारे में, तो कौन है ये? आप उसके जनक, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं उसको कहूंगा कि आपके बगल में ही बैठा है, आपको नजर नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है। आप जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो सोचना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वो आपको प्रेरित करेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, रास्ते से भटकने नहीं देगा। ध्रुव एक्चुअली कॉमिक का हीरो तो है ही है, सुपर हीरो कह लीजिए, लेकिन जब से उसकी रचना हुई है, उसमें थोड़ा-सा एक हमारी संस्कृति का भी आभास है कि आप जैसे उसको दोस्त बनाना चाहेंगे, वैसे ही दोस्त रहेगा। मस्ती करेंगे तो मस्ती करेगा, बातें करेंगे, बात करेगा, कुछ सीखना चाहेंगे, सिखाएगा। मुसीबत आएगी तो बचाएगा, रास्ता बताएगा। आपको कभी भी ये एहसास नहीं होने देगा कि आप मुश्किल में हैं। तो इसी तरीके से ध्रुव को डिस्क्राइब करूँगा उसको। तो इस पीछे चलते हैं, 1987, राइट, राइट, 87। 87, राइट। तो शुरुआत से इस कहानी को सुनते हैं हम। मुझे पता है आपने हज़ारों बार ये कहानी सुनाई होगी, लेकिन हम और आप जो कहानी सुनाने के काम में रहते हैं, उनसे अक्सर ये पूछा जाता है कि आपने यात्रा कैसे शुरू की। कभी हम मन से बताते हैं, कभी थोड़ा बेमन बताते हैं, लेकिन आज हम बड़ा, आप मन से बताएंगे और हम मन से सुनना चाहते हैं। देखिए, ये यात्रा तो
ऐसी थी कि कभी टिकट लिया ही नहीं गया था। ये किसी अच्छा। ने ट्रेन में बिठा दिया। शौक था, शौक सबको होता है बचपन में पढ़ने का, ड्राइंग बनाने का। 8वीं क्लास तक हम सब ड्राइंग बनाते हैं, सब आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। वही मेरे साथ भी था। ऐसा कुछ नहीं था कि प्रोफेशनली करूंगा, ये बनाऊंगा। बेताल, इंद्रजाल कॉमिक्स में आती थी, मैंड्रिक, फ्लैश गार्डन। बाकी मेरे आसपास भी लोग फैन थे, मैं भी फैन था। थोड़ा ज्यादा था, आजकल भी होते हैं। एक बहुत जिद करके एक बेताल से ड्रेस सिलवाई थी, उसको पहन के, वो पट्टीदार कच्छा पहन के। घोड़ा तो था नहीं, सफेद चहर दीवारी थी, उसमें इधर उधर पैर करके बैठते थे और समझते थे कि बेताल आ गया। बस इतना ही था, इतना ही जुनून था। लेकिन प्रोफेशनली कभी नहीं सोचा था। मैं तो इंजीनियर बनने के रास्ते पे जा रहा था। हम लोग के टाइम में मैंने 77 में हायर सेकेंडरी, मेरा लास्ट बैच था सेंट्रल स्कूल आईटी का। और उसके बाद यात्रा कहिए थोड़ी पहले से ही शुरू हो गई। एक मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, सुखवंत कलसी। तो सुखवंत कलसी जो है, उनका थोड़ा सा परिचय दे दूं। आपकी टीवी इंडस्ट्री से आते हैं, थोड़ा बहुत फिल्में भी दखल रखते हैं, जी। कॉमेडी लिखते हैं। शेखर सुमन का शो आता था, मूवन शेखर, वो लिखते थे। जी। राजू श्रीवास्तव भी काफी लिखी हैं। फिर कपिल शो भी लिखते रहते हैं, शायद अभी भी लिख रहे हैं। जी। वो उस समय कार्टून बनाया करते थे। और सेंट्रल स्कूल में मेरे ही साथ थे, मुझसे थोड़ा सा सीनियर। अच्छा। और कुछ दैव योग ऐसा हुआ कि वो मेरे साथ आ गए, और वो उनसे शौक है। मुझे लगा कि ये कार्टून कैसे बनाए जाते हैं, उनको बनाते देखा। और सबसे बड़ी बात ये लगा कि इससे कमाई भी होती है। जी। जेब खर्च मिलता नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। अच्छा। कोई ट्राई किया कुछ शुरुआत में। सरिता और मुक्ता जैसी मैगजीन में उन दोनों कार्टून छपना बहुत बड़ी बात जी, बिल्कुल। है। अगर आपका एक भी कार्टून छप गया तो किताब लेके मोहल्ले में घूमते रहते थे कि देखो भाई पब्लिश हो गए। सही बात। तो वैसे ही कुछ कार्टून छपे। हुँ। फिर दिल्ली आते रहते थे। दिल्ली में आ रहा हूँ, तब कानपुर में था मैं। अच्छा, जब दिल्ली पड़ोसी हैं, दिल्ली आते पड़ोसी रहते हैं थे, आप तो ये हमारे। अजीब सा लगेगा। आप लखनऊ के हैं? हाँ जी, मेरी पैदाइश वहीं की है, कानपुर की। हुँ। पढ़ाई लिखाई वहीं की है, सेंट्रल स्कूल आईटी ये बाहर कानपुर। की दुनिया वालों को पता नहीं कि लखनऊ और कानपुर वालों की बनती नहीं है, और कानपुर वाले लखनऊ को बड़ी हीन भावना से और बड़ी हेय दृष्टि से भी देखते हैं। बिल्कुल, ये तो पता ही है। लखनऊ लखनऊ जो है पढ़े लिखे लोगों का शहर है। उसके बगल में कानपुर इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो दोनों की कहाँ से बनेगी? कहाँ से बनेगी? अच्छा। सरस्वती लक्ष्मी कहाँ बनती है? जी। ये कुछ ऐसा ही मेल है लखनऊ कानपुर का। जी। तो उसके बाद कुछ दैव योग ऐसा हुआ जी। कि तारीख थी 1 जनवरी 1979। एग्जैक्ट डेट, साल का पहला दिन। हम और सुखवंत सिंह, डायमंड कॉमिक्स के जो मालिक हैं गुलशन राय जी, उस समय वो दिल्ली में एक जगह दरीबा, उस समय सारी किताबों की दुकानें वहीं होती थी। डायमंड, मनोज, राज, जो कुछ भी था दरीबा में ही था। दरीबा में घुस जाइए, सारे पब्लिशर। तो गुलशन जी के सामने हम लोग बैठे थे, और कुछ ऐसी बात हुई कि भाई आप, हम ये करते हैं, आप छापेंगे क्या? उन्होंने कहा हम ये तो नहीं छापेंगे, लेकिन हम ये कर रहे हैं, आप बनाएंगे क्या? क्या कर रहे हैं जी? तब उन्होंने बताया कि वो कॉमिक्स बनाना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पॉपुलर कॉमिक्स। वो वैसे सही पूछे तो पहला प्रयास था। अमर चित्र कथा उस समय तक थोड़ी पॉपुलैरिटी में डाउन होनी शुरू हो गई थी, हालांकि फिर भी
नंबर 1 थी। लेकिन वो पॉपुलर कॉमिक नहीं थी, वो इलस्ट्रेटेड क्लासिक ज़्यादा थी। गुलशन जी ने पॉपुलर कॉमिक का कंसेप्ट शुरू किया और मुझे कैरेक्टर दिया जिसका नाम था ताऊ। वो कार्टून ताऊ में जी। ताऊ जी, वो अच्छा। कार्टून में था। तब मैं जी। ये रियलिस्टिक आर्ट नहीं करता था, कार्टून नहीं था। और राइट। सही पूछे तो मेरा काम ऐसा था कि अगर मैं अपना काम उस अपने से मांगने जाता तो मैं रिजेक्ट कर देता कि भाई इस लायक नहीं है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन डिमांड सप्लाई क्या है, हमारे जैसे भी नहीं थे, जी। तो काम मिल गया और वहां से जर्नी शुरू हुई। हम्म। उस समय भी दिमाग में हुआ होती कि ये एक साइड का काम है, चलो करते रहेंगे, लाइफ में तो इंजीनियर ही बनना इंजीनियर ही बनना है। है। जी। आईआईटी के एग्जाम दिए जा रहे थे, अगला साल फिर देंगे वाली कंसेप्ट था। लेकिन फिर ये तय कर लिया कि नहीं अब यही करना। फिर जब एक बार तय कर लिया तब पूरे मन से लगना है। तब तक सिर्फ ड्राइंग बनाते। फिर जब एक बार थोड़ा इस फील्ड में घुसे तब सोच में आया कि जो कहानियां आती हैं वो मुझे मेरी अपनी समझ से मैं कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत लोग लिख ही रहते हैं। मेरी समझ ने मुझसे कहा कि ये कहानियां अच्छी हैं, लेकिन ये नंदन चंपक पराग जैसे टेक्स्ट होती है या और कहानियां उनकी तरीके की हैं, ये कॉमिक की कहानियां नहीं। कॉमिक की कहानी लिखनी है तो खुद लिखनी पड़ेगी। कोई टीचर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं, कोई साथ का नहीं, कुछ भी नहीं था। जो थे अपने ये जो कॉमिक्स पढ़ी थी, जो पढ़ते रहते थे, यही सब टीचर थे। इन्हीं सबको देख के, इनके पैटर्न समझ के, थोड़ा इधर उधर करके फिर अब कहानी अपने कैरेक्टर बनाने शुरू किए तो लेखक भी बन गया। तो करत करत अच्छा, अब बड़ा कभी हो किसी गया। ने नहीं सिखाया ऐसा कोई? मैंने ड्राइंग नहीं, कभी नहीं, कब? ड्राइंग भी कभी नहीं कभी नहीं? सीखी। अच्छा। मैं तो हाँ। मैंने बताया ना आपको, इंजीनियर बनने के रास्ते पे जा रहा जी जी। था और वो जंक्शन आ गया और मैंने दूसरी तरफ की ट्रेन पकड़ ली। और लेकिन उस रश्मि समय कुलश्रेष्ठ। रश्मि कुलश्रेष्ठ कह रही हैं ताऊ जी और जादुई डंडा। पहली किताब, देखिए। जी। पहली किताब। जी। उसके बाद फिर मुझे पहला अपना कैरेक्टर बनाने का मौका एस चांदन कंपनी, ये जो आपके टेक्स्ट बुक के पब्लिशर्स हैं, जी रामनगर जी। दिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने इन्होंने चित्र भारती कथा नाम से कॉमिक बनाई। अच्छा, इसका भी एक अच्छा किस्सा है। उन्होंने कॉमिक क्यों निकाली? एक तो कॉमिक चल रही थी उस समय, थोड़ी जोर पकड़ रही थी, इंजन अपना 30 से 40 की स्पीड में आ रहा था। 70-80 में आना बाकी था, लेकिन फिर भी 30 से 40 में आ गया था, इतनी स्पीड हो रही थी। उनके पास एक मशीन थी, बड़ी खास मशीन, एस चांदन कंपनी, जो वैसे तो डबल कलर मशीनें होती थी, वो 3 कलर एक साथ छापती थी, ना 2 ना 4। तो उस मशीन का यूज उनके यहाँ ज्यादा हो नहीं पा रहा था क्योंकि उन्होंने कलर शुरू कर दिया। तो उन्होंने कॉमिक निकाली, बोले ऐसा कलर स्कीम लगाओ कि हम इसको एक बार में प्रिंट कर दें 3 कलर। जैसे आप 4 कलर लेते हैं उसमें से कोई भी कलर निकाल दीजिए और बाकी आप प्रिंट कर दीजिए। जी। तो किस्मत से पहला मौका मिला। उन्होंने कहा ठीक है कैरेक्टर बनाइए। मैंने अपना पहला कैरेक्टर बनाया। वो कैरेक्टर भी नहीं था, वो स्टार ट्रेक से प्रभावित एक सीरीज थी जी। जिसका नाम स्पेस स्टार, नाम भी वैसा ही था, स्पेस स्टार हाँ। रखा गया था। वैसे ही राइट। उसका क्रू था, जी। हिंदी में था। हम्म। हाँ, लेकिन इतनी समझ थी कि जो बच्चा हमारा स्टार ट्रेक से नहीं जुड़ पाता है वो स्पेस स्टार से कैसे जुड़ेगा। हम्म। पिच, एक पिच देने का आइडिया उस समय तक बन गया। जी। लेकिन 2-3 किताब बनाते ही समझ में आ गया कि अब लक्ष्य नाम रखोगे तो चाहे बनियान बहुत बिकने लगे लेकिन नाम लक्ष्य ही रहेगा। तो, इसी तो परिप्रेक्ष्य में अखिलेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि सुपर कमांडो को चड्डी मत पहनाइए सर, अपग्रेड। सुपर कमांडो वैसे तो सही कह रहे हैं, दुनिया बदल गई है।
जी लेकिन वो चड्डी नहीं पहनता है। हाँ जैसे कि पहले मैं सर्कस देखने भी जाता था, जी सर्कस में मैं देखता था आदमी हो या औरत, तो वो एक स्कीवी टाइप की चीज़ पहनते थे। जैसे जिसको वन हाँ पीस स्विमिंग सूट कहिए ना आप, बिल्कुल वो एक बिल्कुल वन पीस स्विमिंग सूट होता था। राइट तो ध्रुव का कांसेप्ट भी वन पीस स्विमिंग सूट का है, बस ऊपर बेल्ट लगा था। राइट राइट लेकिन आप आगे बढ़े इससे पहले मैं कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहता हूँ जो दोस्तों के आ रहे हैं। अम, रोहित शर्मा कह रहे हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल के बारे में कुछ पूछिए नीलेश जी। अस चांद वालों की चित्र भारती। पहला सुपर कमांडो ध्रुव याद है अभी भी विद हेलमेट। कृष्ण मिश्रा कह रहे हैं आई लव द वे इन विच फिजिक्स एंड अदर साइंटिफिक कंटेंट वाज यूज्ड इन द सुपर कमांडो ध्रुव कॉमिक्स। परितोष विश्वास ट्विटर पे हैं, कह रहे हैं याद है जब रेलवे स्टेशन जाते थे कॉमिक्स लेने। अम, अ, अमर शुक्ला बचपन में 50 पैसे प्रति कॉमिक्स का किराया दे के दुकान पर खड़े खड़े ही पलक झपकते कॉमिक्स का पूरा सेट निपटा देते थे। बचपन को मज़ेदार बनाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। रजत मिश्रा कह रहे हैं सर फौलादी सिंह के बारे में कुछ बताइए जिसपे आपने काम करा था। अनिरुद्ध प्रताप सिंह परमार कह रहे हैं नागराज सुपर कमांडो ध्रुव डोगा सबके सब कैरेक्टर्स आज तक छाए हुए हैं मस्तिष्क पर। कितना बेसब्री से इंतज़ार रहता था मार्केट में नए कॉमिक सेट आने का। बचपन को रोमांचक और यादगार बनाने के लिए धन्यवाद अनुपम सर। जी आगे बढ़िए। ये सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की यादें हमारी साथी बिल्कुल। और यादों को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी बात है कि इसको नॉस्टैल्जिया बना दिया है। हाँ नॉस्टैल्जिया भी है, नया भी है। जी अ, वही नीलेश जी कहानी आगे बढ़ाते हैं। जी पहला स्पेस स्टार जब मुझे समझ में आ गया कि भाई ये नहीं चलेगा, ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो मैंने एक अपना कैरेक्टर बनाया था, प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल, जिसका भी जिक्र इन्होंने किया कि उसके बारे में बताइए। वो भी बड़ा एक स्टैंडर्ड सा कैरेक्टर था, स्टैंडर्ड कैरेक्टर जो छोटी छोटी कहानियां लाइक शर्लक होम्स या हरक्यूल पोरो टाइप का कैरेक्टर था वो। और उसकी कहानियां जो थी बस डिटेक्टिव वाली थी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से काफी पसंद किया जाता था वो। उसके आपको याद होगा एक टीवी सीरियल आता था बड़ा फेमस, पंकज कपूर जी उसी से निकल कर आए, करमचंद। हाँ हाँ करमचंद और किटी। वो किटी गाजर खाया करते थे, वो उसी दौरान का था। उस दौरान जासूसी जी सीरियल छाए हुए थे। जी तो बस ये कपिल के बाद से ही एस चांद और अपना साथ छूट गया। अच्छा और फिर राज कॉमिक में मैं इनके साथ संबंध हो गया और उसके बाद अब तक संबंध हुआ। ये कौन सा साल था? 85 में 85 के आसपास। मैंने, जी 85 में मैंने एस चांद छोड़ी और 87 में पहला ध्रुव आया। बीच में एक दो साल कुछ गैप रहा, राइट राइट लेकिन ध्रुव आने के बाद तक भी एक दिमागी कश्मकश चल रही थी, क्योंकि अच्छा जो मिलता था उस समय, आप सोचिए, आपको तो खैर बेहतर भी पता होगा, जी थोड़ा सा सोचेंगे क्योंकि आप इसी फील्ड से निकल के आते हैं। 87 88 का जमाना, 85 से 90, जी कोई सोचता नहीं था कि आप सरवाइव कर सकेंगे। हाँ तो हाँ ये वो मेरी गलतियां निकालते थे या कुछ करना, तो बहुत हाँ जेन्युइनली कहते थे कि आप कुछ और करिए, और साथ में ये करिए। साथ में ये करिए, ये प्रॉब्लम राइटरों का कवियों का और बिल्कुल बिल्कुल यही तो था बिल्कुल। यही। हम्म, लेकिन एक चीज मैं लाइफ में बहुत जल्दी सीख गया था जी कि लाइफ में पार्ट टाइम कुछ भी नहीं होता। हम्म, पार्ट टाइम ही होता है। हाँ या तो आप फुल टाइम कीजिए या मत सही बात। कीजिए। दिन भर काम करके आएंगे और शाम को कुछ काम कर लेंगे, हम्म, तो बात बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी यही मानना है कि जब कुछ नया करना है तो आप फ्रंट फुट पे करिए, फिर झिझक के आप नहीं कर हाँ, सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देयर इज नथिंग पार्ट टाइम इन लाइफ, नथिंग। राइट 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 लाइफ में सब कुछ फुल टाइम, आप सर्वस्व अर्पण कर दीजिए, तभी जो है हाँ आपका जरिया है और डूब के जाना है बस। जी उसके बाद
ध्रुव बना रहे थे और उस समय एनिमेशन एक नई फील्ड उभर रही जी। थी। एनिमेशन एनिमेशन बहुत जोर था और कुछ हमारे यहाँ की मानसिकता भी ऐसी है कि जो किताब का काम कर रहा है वो राइटर लेखक है, वो झोला वाला, और वो कभी सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कुल। जो एनिमेशन एनिमेशन है वो कंप्यूटर है, प्रोग्रेसिव है कंप्यूटर। और कंप्यूटर जी। प्रोग्रेसिव है और इससे जो है आगे आप लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। कुछ ऐसा कंसेप्ट था। जी। तो एक और जंक्शन आ गया फिर 87 के बाद 89 89 में जी। वो एनिमेशन का जंक्शन था। एक ट्रेन और मिली, तो एक सज्जन से संपर्क हुआ और वो कोलालमपुर ले गए, अच्छा। जहाँ उनका एक स्टूडियो हुआ करता था, फोर्थ डायमेंशन। जी। उसमें वो एनिमेशन बनाते। उनको ऐसा आदमी चाहिए था जो कहानी भी लिखे और चित्र भी बना सके। ऐसे लोग थे ही नहीं, कोई डिमांड सप्लाई गैप उनको मैं मिला, उन्होंने कहा चल भाई तू चल। हालांकि एनिमेशन का मुझे अभी भी नहीं पता था। तो उनके पास कोई बाहर का सॉफ्टवेयर ऐसा था जो आप दो एक्सट्रीम सीन बना दे तो बीच की इन बिटवीन सीन वो खुद बना लेता था, कुछ एडवांस टाइप का। मैं आपको 90 की बात बता रहा हूँ, उस समय का ऐसा कुछ। हालांकि उसमें फीड करना पड़ता था खास तरीके से, नाक ऊपर से नीचे बनानी है तो दूसरे वाले में भी ऊपर से नीचे ही बनानी है, ऐसा उनका सिस्टम। तो मैंने करीब कुछ महीने वहां पर किया, लेकिन फिर कॉमिक का प्रेम वापस खींचना। करीब ध्रुव जी। पौने 2 साल आपके बम्बई में भी रहा। अच्छा। उसके बाद का बम्बई 1991 का कुछ फिल्म डिवीजन में काम किया। अच्छा। आपका आपका वो बॉम्बे सेंट्रल के पास कौन सा है वो, चरनी रोड था क्या था, हाँ, 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 हाँ। जी। जहाँ पर ये फिल्म डिवीजन का ऑफिस था। अच्छा। जी। कुछ करीब पौने 2 साल रहा वहां पर। हमारे यहाँ सौभाग्य था कि उस समय चले गए जितने बड़े एनिमेटर हैं, भीमसेन जी थे, राम मोहन जी थे, इन सब लोगों से मिले, बात की। दरअसल हुआ क्या था कि जिस समय मैं कोलालमपुर में था, मुझे जी। पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जहाँ पर बाहर से काम आता है वेस्ट से, और वो सब अच्छा। वहां पर जो इसको इंडिया में आउटसोर्सिंग कहते हैं वो होती हाँ। है। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कनाडा से आदमी मलेशिया चला जा रहा है और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को पार करता चला जा रहा है, यहाँ कुछ है ही नहीं। हाँ। ये बिजनेस इंडिया में क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो मैंने बम्बई में मैं रहा जब तक, मैंने कोशिश की कि ऐसे स्टूडियो बन सके, शायद जी। बन सके, लेकिन शायद समय नहीं था, समय से पहले कहाँ कुछ होता है। तो सारे एनिमेटर से मिलकर प्लान भी बनाया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। राइट। तो वो गाड़ी वहीं रुक गई, मैं वापस था। ये जो हम स्लो कैफे में बगल की टेबल पे कोई आके बैठ गए हैं आपके फैन, ज़रा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। बहुत देर से ऊचक रहे हैं आपसे बात करने को। आलोक शर्मा इनका नाम है। आइए हेलो आलोक शर्मा जी। हाय नीलेश हेलो, भाई, कैसे हैं सर? एकदम जी। बढ़िया हेलो। सर क्योंकि इंटरव्यू नीलेश भाई ले रहे हैं, आई जस्ट थ्रो 3 क्वेश्चंस एट यू और उन तीनों सवालों के आप जवाब इत्मीनान से जब वक्त आता जाए देते जाइएगा। जी। पहला सवाल ये है कि आप सीधे राजकॉमिक्स नहीं पहुंचे थे, आप मनोज पहुंचे थे और वहां से आपको किडनैप करके राजकॉमिक्स लाया गया था। तो ये एक स्टोरी है जो मैं चाहूंगा आप सबको सुनाएं, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? दूसरी कहानी जो मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मेरी है, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। तो महामाया की तलवार में आपने महामाया का जिक्र किया, उसके बाद महामाया का जिक्र आप सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज की
कलयुग में लेते हैं। कलयुग मेरे पास अभी रखी हुई थी, मैं पढ़ रहा था, और ये दोनों किताबें मैंने 2 दिन में पढ़ी हैं, जब से आपके इस लाइव की खबर आई। तो वो एक मेरा सवाल था कि क्या महामाया की तलवार जो स्टोरी आप मानस पुत्र में पहले ड्रॉ कर चुके थे एस चांद एंड कंपनी के लिए, चित्र भारती कथामाला में, तो वो आपका इनपुट था जिसको आपने बाद में रिवाइव किया राज कॉमिक्स में भी आके? और मेरा तीसरा सवाल है कि नागराज, आप डेफिनेटली यू वर द फर्स्ट चॉइस टू डू नागराज, और उसको रिबूट आपको करना था। ये खजाना की स्टोरी आपने पूरी सीरीज की स्टोरी कैसे ब्रेक डाउन की, जहाँ पे आप नागराज को का पिछला स्वरूप को लेके आगे चलते हैं, उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, मगर उसको एक नया यू टर्न दे देते हैं? तो ये 3 सवाल थे मेरे, और आप इत्मीनान से जवाब देते रहिए। मैं बैठा हूँ लाइव में, मैं बराबर सुना हूँ आपको। थैंक यू नीलेश भाई। जी 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 अनुपम जी, हाँ नीलेश जी। आप चाहें आप तो मैं असल में उत्सुक था जानने को कि अम, किसी भी पात्र का जनक जो होता है, ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आपने इससे पहले भी पात्र बनाए थे, लेकिन फिर रचते रचते आप इस ध्रुव के पात्र तक पहुँचे। जैसे एक मूर्तिकार मिट्टी का सांचा बनाता है, थोड़ा इधर चिजल करता है, उधर करता है, तो क्या व्हाट इज़ दैट प्रोसेस? आप क्या देखते हैं, या क्या चाह रहे थे, या ध्रुव क्या किसी कहीं से कोई असली, कोई आपने युवा को देखा हो कभी और उसको आपने 5 और गुण दे दिए हों? इसके बारे में जानना चाहता हूँ। थोड़ा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा समझ तो थी ही नहीं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें पूछ रहे हैं और इतनी बड़ी बातें सोचना तो उस समय दिमाग इतना विकसित था ही नहीं कि इतनी बड़ी बातें सोचे। ये सारी चीजें इंस्टिंक्ट होती हैं, उस सही समय बात। भी थी। इंस्टिंक्ट ऐसी थी कि मैंने देखा कि बाहर में या यहाँ पर भी कोई टीनेज हीरो नहीं होता, सब राइट। 20 साल से ऊपर के हीरो थे जो कि एक डिफेंडर की भूमिका में रहते थे। जैसे पापा बचाएंगे वाला कंसेप्ट था कि जो दिक्कत है पापा से बोलो, पापा बचाएंगे। तो पापा के आसपास के बच्चे, 10 साल का बच्चा पढ़ रहा, 25 साल का हीरो है, या बड़े भैया हैं, उस टाइप का कंसेप्ट था। लेकिन बच्चों का दोस्त नहीं था कोई जिससे कि कहे कि भाई मेरे को बचा दे। मैंने कहा बच्चों का दोस्त अगर कोई है, तो बच्चों का दोस्त अगर ज्यादा छोटा होता है तो रक्षक नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टीनेज हीरो होना चाहिए। टीनेज का कंसेप्ट वहीं से आया। दूसरा कंसेप्ट था कि अब हमारा हीरो है तो उसमें मैं चाहता था कि कोई एसिड के ड्रम में गिर गया या उस पर बिजली गिर गई या इस टाइप का हीरो नहीं। हीरो हमारा ऐसा हो तो बिल्कुल आम आदमी, जैसे कि हम हैं वैसे हीरो, और उसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करे जैसे कि हम समझते हैं कि कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये, एक तो यूथ हो, एक उसके पास हमको कोई पावर नहीं देनी है, वो कंसेप्ट हो। और तीसरा मेरा कंसेप्ट था कि एक इंडियननेस हो उसके अंदर, क्योंकि हम जो हीरो, हम लोग की सारे शिक्षक तो वेस्टर्न कंट्री वाले ही थे, उनको उन्हीं को देख देख के हम चल रहे थे, और उन्हीं की तर्ज पे आज भी जितने हीरो हैं हमारे, सब टाइट्स पहनने वाले, और वैसे ही कोई विजिलेंटे है या कोई सुपर पावर वाला है। डिफरेंस है, लेकिन बाकी सब कुछ सिमिलर है। जैसे वो पैंट पहनते हैं, हम भी पैंट पहनते वाली चीजें, उनकी पैंट थोड़ी डिफरेंट है, हमारी थोड़ी हिंदुस्तान के हिसाब से। इसी कंसेप्ट से उसको डेवलप किया था। बस ये था कि एक भारतीय बच्चा हो, कोई पावर नहीं है और हमारी उम्र का है, और इसी तरीके से वो काम करता है। इसके आगे बाकी सोच धीरे धीरे निकलती गई कि भाई कैसे समझ आएगी, कहाँ से आएगी, क्यों आएगी। और ये बड़ा रोचक है कि आपने कोई सुपर पावर देना ठीक नहीं समझा। ये अपने आप सिर्फ में बड़ा। सुपर पावर नहीं, सिर्फ सुपर पावर नहीं, जी। सुपर पावर के अलावा मैंने ये भी ठीक नहीं समझा कि वो अपनी पहचान छुपाए। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कोई भी के दिन में कोई और भी हीरो अपनी पहचान क्यों छुपाए?
हम्म 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 सबसे पहले तो इसको वही गांधी जी वाला कि पहले अपने आप को जवाब दो फिर दूसरे को जवाब देना। तो एक हम्म। कंसेप्ट था ये कि भाई पहले खुद सुधर जाओ फिर दूसरे को सुधारो। जी। तो मेरा यही um, मानना था कि जी बोले बोले। अंकिता तिवारी कह रही हैं, हेलो अनुपम सर, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग शक्ति। आई थिंक शी वॉज द ओनली फीमेल सुपर हीरो दैट इंडियन कॉमिक्स वर्ल्ड एवर हैड। और पढ़ता हूँ कमेंट्स। अनिरुद्ध प्रताप कह रहे हैं कि नागराज और ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ी थी सर, राजनगर की तबाही, उसमें पहली बार पता चला था कि हाथी के पूर्वज को मैमथ कहते थे। एक प्रतियोगी परीक्षा में यही प्रश्न आया, सिर्फ उस कॉमिक्स के आधार पर प्रश्न बन गया। विशेष संयोग तो ये हुआ कि उसमें चयन भी हो गया मेरा। इस क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने मिला है आपकी कॉमिक्स से। वाह भाई, बहुत बड़ी बढ़िया। बधाई। देखिए अब अपने माता पिता को बताई जाके, जो कॉमिक्स पढ़ने पर डांट पड़ती थी, देखिए ये लाभ हुआ है। प्रहलाद दुबे कह रहे हैं, अनुपम सिन्हा सर जी, कोहराम कॉमिक्स का आइडिया कैसे डेवलप हुआ, उसको बनाने का आपका एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़। मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, आप कोई भी जो लेना चाहें। जी 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 जी। विकास महेश्वरी ने याद दिलाया कि मैंने असल में अपने रेडियो शो में एक कहानी सुनाई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो कंचन पन्ने ने लिखी थी। वो उसमें ध्रुव को पसंद करने वाला एक कैरेक्टर था, तो वो उसकी याद दिला रहे हैं। आपकी कहानी सुनी थी कॉमिक्स को आधार बना के, तो वो कॉमिक्स की दुनिया और जो बचपन और वही जो खूबसूरत नॉस्टैल्जिया है, उसको पेश किया था। लक्ष्मण कह रहे हैं, दौर बदलते हैं, आज की पीढ़ी बढ़ने के बजाय वीडियो कंटेंट देखना चाहती है, क्या कभी सुपर कमांडो ध्रुव एनिमेशन में आएगा? जी। और क्वेश्चंस आप बहुत से आ रहे हैं, बहुत आज रुचि ले रहे हैं हमारे व्यूअर्स, तो बहुत अच्छा है कि कई सारे सवाल हैं। चलिए पहले शक्ति वाले से शुरुआत करता हूँ। शक्ति जी की क्रिएशन नहीं थी, उसकी डिजाइन करने में मैंने जरूर हेल्प की थी, जी लेकिन शक्ति संजय गुप्ता जी की क्रिएशन थी कि एक जी लेडी कैरेक्टर होना चाहिए। जी और उसकी जो सुपर हीरोइन की जो एक ड्रेस थी उसको थोड़ी बहुत डिजाइन किया था। और कोहराम का आइडिया कैसे है मैं आपको सही बताता हूँ, और 1 मिनट के अंदर भी नहीं लगेगा, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद कितनी कहानियां बना ली, तो उसका आइडिया कैसे डेवलप हुआ वो चीज मुझे याद नहीं है। कभी याद आएगी तो मैं उसको पूरा आर्टिकल जरूर लिखूंगा, नीलेश जी को टैग करूंगा। जो भी शो में आ रहा है सब लोग पढ़ लेंगे जब भी बिल्कुल याद आता बिल्कुल। हर है। जी नीलेश आर्टिस्ट की जो दुनिया नज़र होती है, वो एक उसका चश्मा, जो उसमें हुनर है उसके हिसाब से अलग चलता है। अगर राइटर होता है तो वो दुनिया को एक तरह के चश्मे से देखता है, मोमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और दो लोगों को पीछे बैठे देखता हूँ, तो लग इंटरेस्टिंग लगता है, ये शायद कहीं किसी कहानी में आ जाए। कोई पेंटर होता है, एक जो विजुअल आर्टिस्ट है जो इलस्ट्रेशंस करता है, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया क्या कुछ अलग होता है? हाउ डू यू, क्या आपका एक अलग एक्सरे है जिससे आप लोगों को देखते हैं और असेस करते हैं? नहीं बिल्कुल, मैं बहुत ही नॉर्मली देखता हूँ। आप आप जो राइटर हैं और आपकी जो लिखने की विधा है थोड़ी अलग किस्म की है। जी आप थोड़ा दिल देखते हैं, मन देखते हैं। हम लोग एक्शन तक ही सीमित रहते हैं कॉमिक में। कॉमिक का जो फैंटेसी वर्ड है वो ज्यादातर एक्शन तक रहता है। राइट इमोशंस रहते हैं, राइट। इमोशन हम देते हैं, लेकिन इमोशन भी अ, वैसे नहीं होते जैसे आप लोग देखते हैं। हाँ तो दुनिया को नजरिया देखने का मेरा बहुत सिंपल, जी ऑन ऑफ वाला है। मेरे लिए ये सोचना है कि हर आदमी जो है वो अपना काम जो कर रहा है वो अपने क्षेत्र में एक सुपर हीरो है। जो भी वो काम कर रहा है कितनी मुश्किल से कर रहा है मैं ये देखता हूँ। वाह कि एक सब्जी बेच रहा है कोई, या कोई आदमी ऑफिस जा रहा है,
या कोई गृहिणी जो है घर में काम कर रही है, तो ये देखता हूँ कि सबका काम कितना मुश्किल होता है और इसके अंदर वो जितनी ताकत लगाते हैं, क्या मेरा सुपर हीरो जो लगाता है उससे कम है क्या? हर यूनिट जो काम करती है, मतलब मुझे इन सब लोगों से प्रेरणा मिल जाती है जी, कि लेकिन मैं उनका एक ही एक्शन का रूप उठा पाता हूँ, उनको विस्तृत रूप से दे नहीं पाता क्योंकि मेरा एक ही एक्शन से काम चल जाता है। राइट, राइट। ये हमारे स्लो कैफ़े में बगल की टेबल पे एक और सज्जन बैठे हैं, पंकज शर्मा। वो कुछ मुझे इशारे कर रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं। पंकज, स्वागत है आपका। आप उचक उचक के इधर देख रहे थे, हमारी बातें चोरी से सुन रहे थे स्लो कैफ़े में। हाँ, पहले तो बताइए, आइए हमारे साथ ही बैठिए, आइए बातें करिए हमसे। जी नीलेश सर, पहले तो आपको गुड इवनिंग और अनुपम सर आपको भी मेरा सादर नमस्कार है। और नमस्कार जी। शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपके बचपन, आपने जो किताबें और कॉमिक्स लिखी हैं उनसे हमारी क्रिएटिविटी में कहीं थोड़ा सा अगर बदलाव आया, वो आपकी बदौलत। वो कॉमिक्स हम पढ़ते थे सर बचपन में। मुझे एक कॉमिक्स बड़े अच्छे से याद है सर, सुपर कमांडो ध्रुव और मौत का ओलंपिक। ये कॉमिक्स हमने पढ़ी थी जी, और इस कॉमिक्स के साथ ऐसी यादें जुड़ी है कि हमारी जो हिस्ट्री की मैम थी, एक बार उन्होंने हमारी बड़ी पिटाई करी थी क्योंकि कॉमिक्स का आदान प्रदान बहुत होता था। मुझे लगता है सर हम 90s की जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा लकीस्ट जनरेशन है, क्योंकि हमने शटर वाले टीवी से ये हमने जानबूझ के किया, जैसे इन्होंने कहा शटर वाला टीवी, वैसे ही हमने शटर बंद कर दिया इनके स्क्रीन का। आप ये ना सोचिएगा कि ये कोई किसी तरह का व्यवधान है, ये बहुत ही स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं जो हम उसी कोलालमपुर की जगह से लाए हैं जहां आप वहां ट्रेनिंग वेनिंग करके आए थे ना, नौकरी वोकरी किए थे, वहीं से जी, सीख के लाए हैं हम लोग। हाँ, तो अभी पंकज शर्मा फिर से आएंगे। उनका फ़ोन आ गया था, स्लो कैफ़े में बाहर चले गए। हमारे साथ एक और महिला हैं, क्या बताएं, मतलब आजकल के ऐसे मतलब उचक उचक के इधर देख रही हैं, हम समझ ही नहीं आ रहा क्या मतलब है। सुलक्षणा ब्राह्मटा जी, आइए आइए, आ जाइए। आप देख रही हैं तो नमस्कार, आइए, नमस्कार। बैठिए बैठिए। अब इतना कह ही रही हैं तो आइए, बताइए। जी सुलक्षणा जी। सुलक्षणा जी तो एकदम फ्रीज हो गई हैं आपको देख के, इतनी बड़ी फैन है आपकी, देखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इंट देखिए, जब आप बोलते हाँ, हैं फैन है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मेरे फैन भी हो सकते हैं। अरे आपके बहुत फैन है माशाल्लाह, मैं तब से देख रहा हूँ, नहीं, मैं मुझे बड़ी जलन वाक़ई हो रही, बहुत जलन हो रही मुझे मुझे आपसे। अरे क्या ये बात कर देखिए। रहे हैं? मुझे बड़ा लाइट आश्चर्य चली हो गई रहा है कि शायद। मेरे फैन हैं। मेरे रीडर्स हैं, मुझे पता है। नहीं 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 नहीं, आपने इतनी खुशी दी है एक जनरेशन्स को। ये देखिए पंकज शर्मा फिर आ गए, इनका फ़ोन आ गया था तो ये बाहर चले गए थे स्लो कैफ़े के। आइए पंकज जी, आइए आइए आइए। आप कुछ बता रहे थे, जैसे आपने शटर वाला सर टीवी कहा तो हमने स्पेशल इफेक्ट्स के सर साथ एक शटर बंद कर दिया सर था। एक कहावत, सॉरी जी बताइए आगे, जी आप क्या कह रहे थे? आप पिटाइयों की बात कर रहे थे। अनुपम जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सर, मैं हिंदुस्तान आज के इस मुलाकात में बोलना बहुत से बहुत युवाओं मैं ये की कह रहा था पिटाई के आज। आप जिम्मेदार हैं। जी अनुपम जी, नहीं, इस नहीं, बात की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी नहीं लेता, मैं बता देता हूँ। मैं 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 अपनी कॉमिक में थोड़ी साइंस की बात बताता था, तो आज एक साइंस की बात और बता देता हूँ। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो कॉमिक की प्रतिक्रिया पेरेंट्स थे, या पढ़ेंगे वो रोकेंगे। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। सर, जी पंकज बोलिए, हाँ, अपनी कुछ आ, यादें शेयर करिए। सर तो मैं ये जी, तो मैं कह रहा था कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी सबसे लकीस्ट जनरेशन है, क्योंकि हमने शटर वाले टीवी से लेकर एलईडी देखे थे। जो हमारी आज की जनरेशन है, उन्होंने कलर टीवी नहीं देखे थे, आज की जनरेशन ने स्मार्ट टीवी नहीं देखे हैं। लेकिन आपकी कॉमिक्स सर हमारे सपने बनते थे। मैं जैसे आपको बता रहा था कि आपकी जो कॉमिक्स थी, अच्छा सर, फौलादी सिंह भी एक कैरेक्टर थे और ताऊ जी भी एक कैरेक्टर थे। उनके साथ हमारी ना स्टोरीज चलती थी। सुपर कमांडो ध्रुव और एक मुझे याद है एक और सुपर हीरो बने थे, उनका नाम था विनाश दूत। और उनके बारे में कहते थे कि राइट, अगर आप घर में अगर वो कॉमिक्स के लास्ट में एक डिस्क्लेमर लगा होता था, अपने घर में कभी भी अगर आपको खतरा महसूस हो तो घर के बाहर लाल बल्ब जला देना, विनाश दूत आपको बचाने आएगा। सर आप यकीन नहीं करेंगे,
अपनी गैलरी में मैंने रोज 3 बार 0 पावर का वो रेड कलर का मैं वो बल्ब लगाता था कि क्या पता वो आएगा। और मजेदार बात सर, मेरे एक दोस्त ने अपनी टांग तोड़वा दी थी। उसको लगा कि वो चादर, डबल बेड की चादर बांध के उसने 10 सीढ़ियों से कूदा वो कि मैं उड़ सकता हूँ, शायद मुझे भी ताकत आ सकती है। पर मुझे लगता है सर वो प्रैक्टिकल आज के टाइम में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं सर। मतलब आज मैं सोचता हूँ कि जो इमेजिनेशन है, आपकी कहानियों के थ्रू हमने अपनी दुनिया को एक अलग तरीके से जिया है सर। वो कॉमिक्स का आदान प्रदान सर, एक पड़ोस से दूसरे पड़ोस में। और सर हम आज लोग मोबाइल्स को फ्लॉन्ट करते हैं, हम कॉमिक्स को फ्लॉन्ट करते थे। देखो भाई मैंने हाँ, पूरा रखा हुआ है। हमें तो मेरा बड़ी बहुत जलन शौक होती था। थी कि फलाने के पास बड़ा कलेक्शन है, और मतलब अमीर माने जाते थे वो जिनके पास ज्यादा। देखिए, जी ये तो मैं मानता हूँ कि वो जो जमाना चला, उस जी। जमाने की वजह से एक हिंदी भाषा का भी पढ़ने का चलन बढ़ा। हम्म। बच्चे बचपन में हिंदी पढ़ी जिन्होंने, वो बड़े होने तक उससे जुड़े रहे। और जी दूसरे, वो जो युग था ना आपका, समझिए 85 से 2000 तक का, जी। कॉमिक जब बहुत ज्यादा इनको गोल्डन पीरियड हो गई, हम्म क्रिएटिविटी बहुत बढ़ी है आपकी फिल्म हम्म। इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में या राइटिंग में। ऐसे बहुत लोग आए जिन्होंने शुरुआत कॉमिक से की। वो वहां पर उनकी अपनी क्रिएटिविटी उसने जागृत की, और वो उस क्रिएटिविटी को लेकर वो इतना फैले। तो जी कॉमिक ने भाषा और क्रिएटिविटी, दो चीजों में तो बहुत बड़ा योगदान वाकई दिया। हाँ। सर हमारी आज की जो भी इंडस्ट्रीज हैं। सर एक जी जी, सवाल बोले पूछना चाह रहा था मैं, अनुपम सर, एक सवाल था आपसे कि बोले। हमें तो आपने हमारे बचपन को आपने अपनी कॉमिक्स और अपनी कहानियों से सजा दिया, लेकिन आपके बचपन में आपको कैसी इंस्पिरेशन मिली कि आपको कॉमिक्स लिखनी है? किस तरीके से आपने उन कल्पनाओं को एक बुक में डाला, किस तरीके से? क्योंकि सर अरे मैं यही बहुत इन्होंने पूछना बताया चाहूंगा। पूरा। अरे इधर ये तो गलत गली में घुस गए थे। अरे ये तो पुल वुल बनाने जा रहे थे, पुल और इमारत और पता नहीं क्या क्या बनाने जा रहे थे। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा जी बचपन भी जैसा आपका रंगीन था, भगवान ने मेरा बचपन भी रंगीन बनाया था। मेरे घर में, आप लोग को मार पड़ती होगी, मेरे घर में बहुत ज्यादा पढ़ने का चलन था। उस समय जितनी मैगजीन थी सबका सब्सक्रिप्शन हमारे पास था। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, चंपक, नंदन, पराग, इंद्रजाल कॉमिक्स, कादम्बनी, सरिता, यहाँ तक कि सत्य कथा या मनोहर कहानियां पढ़ने पर भी कोई रोक नहीं। अच्छा, बड़े खुले दिमाग, खुले मैं तो अपने विचारों वाला उसका परिवार। सब्सक्रिप्शन सर मैंने गृह शोभा भी पढ़ी है वैसे तो। गृह गृह शोभा तो शोभा बहुत बात क्या है। मैं भी उस समय पढ़ता था, गृह मनोरमा आती शोभा। थी। हाँ भैया। मनोरमा, उस आ, समय मनोरमा आती थी। और हाँ उसके बाद आप और देखिए तो कल्याण कल्याण एक जो गीता प्रेस की मैगजीन थी, उसका भी जी सब्सक्रिप्शन जी था। जब जी जी जी। जब सब पढ़ के खत्म हो जाता था, कुछ पढ़ने को नहीं बचता था, तो कल्याण पढ़ते थे। ये हालत थी कि अब सब पढ़ लिया, अब तो कोई मैगजीन बची नहीं, अब तो आएगी अगले महीने, तो चलो कल्याण पढ़ो। कुछ कल्याण पढ़ कमेंट्स के पढ़ लेकिन रहा हूं सब, मैं, अनुपम जी। अम, संतोष वर्मा कह रहे हैं कि माई ब्रदर एंड आई यूज टू कंट्रीब्यूट मनी टुगेदर टू गेट द नेक्स्ट डाइजेस्ट एडिशन। रमन भारद्वाज ने कहा है फौलादी सिंह वॉज माई फेवरेट मूछ वाला सुपर हीरो, यू आर सच एन इंस्पिरेशन एंड प्रोवाइडेड सो मच एंटरटेनमेंट टू मिलियंस। आरती ठक्कर कह रही हैं कि हम भाई बहनों में झगड़ा होता था पहले पढ़ने के लिए। संतोष वर्मा कह रहे हैं यू गेव अस अ फैंसी वर्ल्ड। विकास शुक्ला, विशेषांक का क्या कॉन्सेप्ट लाया था आप लोगों ने सर? जमशेद कमर सिद्दीकी कह रहे हैं मुझे याद है सुपर कमांडो ध्रुव के पास सांस रोकने की शक्ति थी और वो पक्षियों से बातचीत कर सकता था, लेकिन ध्रुव की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। जमशेद पूछ रहे हैं। अमर शुक्ला कह रहे हैं कि किताबों के बीच में कॉमिक्स छुपा के पढ़ते थे कि पिताजी पकड़ ना लें। और आखिरी कमेंट जो ले रहा हूँ अभी, रश्मि कुलश्रेष्ठ कह रही हैं कि अनुपम सर कभी कोई माता पिता आपके पास बच्चे की शिकायत लेके नहीं आए कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है वगैरह वगैरह? कैमरे के पीछे होने का ये फायदा होता, कोई जानता ही नहीं था आता कौन। हाँ ये। हम क्या थे, हम तो एक नाम थे बस, अनुपम सिन्हा। जी। हम अनुपम सिन्हा को कौन जानता है, शक्ल तो कोई थी हाँ। नहीं। नाम हम्म। में नाम में से किसको पकड़ा, हाँ, अगर शक्ल छप रही होती तो जरूर आते 10 बार। जी। तो कभी बच्चे ऐसा भी होता था क्यों जानते थे। कि आप बैठे हो सामने, कॉमिक्स पढ़ रहे हो या ध्रुव पढ़ रहे हो, कोई कभी
एक जो गुमनाम आप थे, और यू आर ऑल्सो इनविजिबल इन अ वे, यू नो, वो ऐसा कभी अनुभव हुआ कोई? खास नहीं, लेकिन हाँ एक दो बार हुए हैं, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मशहूर होने का एहसास हुआ, अ, या गुमनामी में ही खुश रहे कि मेरा बनाया पात्र, मेरे बनाए पात्र मशहूर हैं, पर मैं खुद, जैसा नहीं, आपने बताया कि बहुत आपका नाम मशहूर था। नहीं, जी। जी नहीं, मुझे ये स्थिति बहुत अच्छी लगती है। हाँ। मुझे सेलिब्रिटी होने का कोई शौक नहीं कि मैं बाहर जाऊं और लोग हम्म। मुझे घेरे और मुझसे बात करें। मुझे कोई न जाने वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, काम तो आराम से जाने जाइए, आराम से सब्जी लीजिए, आराम से वापस दो। आइए। तो वाह। और बाकी और बाकी चीजें जो है, बाकी किताब के जरिए आप जुड़े हुए हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये जी। लगता है दिस इज द बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स। हाँ, नो, आई टोटली, ऐसे ही आई काइंड ऑफ मैं रिलेट टू भाग्यवान यू। मानता हूँ। नहीं, मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया युग के आने के पहले, जब मैंने जैसे रेडियो की यात्रा शुरू की थी, और उससे पहले तो मैं अखबार में प्रिंट युग का व्यक्ति हूँ, तो बायलाइन आती थी बस, तो कोई चेहरा जानता नहीं था। और उसके बाद रेडियो पे आवाज़ और चेहरा जानते नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया से चलिए थोड़ा बहुत ये हुआ है, तो और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आप को अच्छा लगता है कि आपको लोग जानते हैं, लेकिन आप को दबाव नहीं है कोई यश का। यश आपके लिए एक बोझ नहीं बन जाता है, आप आराम से कहीं जाते हैं, बिल्कुल बैठ सकते बिल्कुल। हैं, वगैरह वगैरह। ये बहुत ज़िद्दी, अगली टेबल पे जो महिला बैठी हैं बहुत ही ज़िद्दी हैं माशाल्लाह, फिर आके बैठ गई हैं। सुलक्षणा मैं जी, इसलिए बताइए, अच्छा बैठी क्या हूँ कहना चाह रही हैं? नीलेश जी, मैं अनुपम जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एक जी। यंग गर्ल को उन्होंने एक ड्रीम हीरो दिया था उस समय। अरे वाह। जिस समय हॉलीवुड मूवीज को एक्सेस नहीं था, सुपर हीरोज को आप जानते नहीं थे। सो मैं बात ही कहने आ रही हूँ कि ऐसी बात रह जाए। और दूसरा सा बस एक छोटा-सा वाकया है कि बचपन से पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं होता था जितना कॉमिक्स में होता था, और जब से सुपर कमांडो ध्रुव आए तो एक छैल-छबीला, गठीला, देश का रक्षक, बुराई का अंत करने वाला एक ऐसा हीरो आपने हम सबको दिया। स्पेशली आई विल टॉक एज़ अ यंग गर्ल ऑफ 14, 15, 16 ईयर, जब कंटिन्यू करती थी पढ़ना, उसको 12-13 साल से पढ़ना शुरू किया था। सो आई रियली फील दैट यू गेव अ इंडियन हीरो उस समय। और ऐसा होता था उस समय आर्चीज और ये बाकी सारी कॉमिक्स लोग पढ़ते थे। सो वेयर आई वाज स्टडीइंग, तो ऑन जो फ्रेंड्स ऑल दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन अस कि अरे सुपर कमांडो ध्रुव ये कैसा है, वी यूज्ड टू से like that, and they used to parties or their Batman or Spider-Man or something like that. But then I really want to say thanks to you because in that era आपने जो एक हमें अपना एक सुपर हीरो कॉमिक्स के रूप में दिया, इसके लिए धन्यवाद सर और आपका। मुझे लगता है एक नब्ज, तो नब्ज जो पकड़ी, बहुत बहुत खूबसूरत इन्होंने बात कही अभी थोड़ी देर पहले, जब आप इस स्लो कैफे में आई नहीं थी और बाहर टैक्सी वाले को पैसा दे रही थी, कि जो हीरो की उम्र थी वो एक्सेसिबल था, वो पहुंच में था, वो रक्षक भी था। तो हमारी उम्र का बड़ा बड़ा अच्छा, जो साइंस इन्होंने बड़ा अच्छा समझाया उसके पीछे, एज अ कम्युनिकेटर बहुत ही केयरफुली सोचा गया कैरेक्टर और क्रिएट किया गया कैरेक्टर। तो सुलक्षणा, आप अब चूंकि आई गई हैं, ज़बरदस्ती हमारी टेबल पे बैठ गई हैं, हमें आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करनी ही पड़ेगी, माशाल्लाह, क्या करें। तो कोई किस्सा, कोई याद तो बताइए आपकी इससे जुड़ी। किसी लड़के को तो दिया होगा आपने कॉमिक्स, कुछ हुआ होगा सिलसिला ज़रूर है। छुपाइए नहीं, आप किसी को नहीं बताएंगे, हम लोग अकेले में बात कर रहे हैं कोने में स्लो कैफे में। देखिए शर्मा के कहीं भाग गई हैं, अभी आएंगी थोड़ी देर में। तो मैं एक दो कमेंट्स पढ़ देता हूं तब तक। प्रिंस आयुष कह रहे हैं कि सर रज़ाई के भीतर टॉर्च जला के कॉमिक्स पढ़ते थे, सीढ़ियों के नीचे और ट्रंक के पीछे भी मच्छर काटते हुए कॉमिक्स पढ़ी है। धन्यवाद आपको हमारा बचपन कलरफुल बनाने के लिए। ध्रुव से हमें मनोरंजन के साथ संस्कार भी मिले हैं। वाह। वंदना चौबे, मैं तो सोचा करती थी कि मैं जब बड़ी होंगी और पैसा कमाऊंगी तो खूब सारी कॉमिक्स खरीदूंगी। वाह।
हनी चौधरी कह रहे हैं ट्विटर पे, स्कूल टाइम में ध्रुव जैसा हेयर स्टाइल बना के जाता था मैं स्कूल। अमित जिंदल कह रहे हैं हमारे यहाँ किराए पे मिलती थी कॉमिक्स, 1 दिन के किराए पर पढ़ने के लिए मिलती थी। वाह, आपने ना एक चाबी खोल दी है, एक ऐसा दरवाज़ा खुला है और उसके पीछे एक ऐसी गली है और उसके पीछे एक ऐसी दुनिया है जो हमारा बड़ा होना, उस समय का हिंदुस्तान, उस समय के हीरोज़, उस समय का वर्ल्ड व्यू, कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं इस एक कैरेक्टर से, आपकी यात्रा से और इस तरह की जो और यात्राएं हैं उनसे। आपने जो साइंस पर पुट दिया है अपने पात्र में, इसके पीछे क्या कारण था? या आपने वो इंजीनियरिंग वाली भड़ास यहाँ निकाल रहे थे? हो सकता है कहीं कुछ दिल में दबा रह गया हो कि चलो यहाँ पर निकालते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या थी कि इसकी वजह जी थी कि मैं अपने हीरो को, मैंने बताया ना, एक रियलिज्म में रखता, जी जो अपना रूप जी। नहीं छुपाता है, जिसके पास पावर्स नहीं है। तो मुझे लगता था कि आज के दिन में साइंस ही पावर है। वाह। तो साइंस की पावर को जो समझ पाए उसके लिए पावर। हम्म, बचपन में जैसे जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में था और लीवर पढ़ता था कि फलक्रम को आप इधर रख दें तो ज्यादा ताकत लगेगी, वहां रख दें तो पत्थर सरका सकते हैं, ये सब मुझे जादू लगता था। और मुझे लगता था यही साइंस है जो इसको जानेगा कि अगर आप फलक्रम वहां सरका देंगे तो आप भारी पत्थर सरका देंगे, आप पुश नहीं कीजिएगा, पुल कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें जादू ही थी और ये जादू साइंस है। तो ये इसी जादू को मैंने अपने हीरो की पावर बना के शुरू में देना चाहा, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं। लॉजिक के साथ जो डाटा है उसका कंप्यूटेशन करके उसको अपने हिसाब से ढाल के उसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना, यही हीरो था। तो साइंस यूज करना मेरी मजबूरी थी एक्चुअली, और आज तो जरूर रही होगी, लेकिन मुझे लगता था साइंस ही पावर, नहीं, और विज्ञान एक बहुत खूबसूरत कलेवर दिया उसने आपके पात्र को और अलग बनाया आपके पात्र को। तो अनुपम जी, बहुत बहुत मुझे आनंद आया आज आपसे बात करके, और मैं भी पता नहीं कितनी बचपन की और अपनी टीनेज की यात्राओं पर निकल गया था। मैं लखनऊ में घसियारी मंडी में रहता था और एक छोटी सी दुकान थी बाबा ठाकुरदास कॉलेज के बगल में, जहाँ पर मैं और मेरा भाई शैलेश किराए पे कॉमिक्स लेने जाते थे। शायद चवन्नी में उस वक्त मिलती थी। तो आपने वहीं दोबारा पहुंचा दिया, और मुझको ही नहीं हज़ारों लोगों को पहुंचाया। और ये जो इंटरव्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर रहेगा लंबे वक्त तक, तो लाखों लोग देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया हमें ये यादें देने के लिए। लेकिन यादें ऐसा नहीं कि ध्रुव इतिहास है, वो तो नए रूप बदलते वक्त के साथ, बदलते हिंदुस्तान के साथ मुझे यकीन है कि हमसे मुलाकात करता रहेगा, और हमारा जो माजी है, हमारा जो पास्ट है, एक नए खूबसूरत रूप लेकर हमसे मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया उन ज़िद्दी स्लो कैफ़े में आए अगल बगल की टेबल पे बैठे लोगों का, जो ऐसे ही धक्का मुक्की करते हुए आ गए थे हमारे पास। लेकिन आपका आकर्षण ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। धन्यवाद। जाते जाते बस एक बात कहूंगा, जिन्होंने भी जी देखा या जो आगे देखेंगे आपके इस इंटरव्यू को, आगे लगा रहेगा ये यूट्यूब पर जी, बस तो ये बताऊंगा कि नॉस्टैल्जिया है, लेकिन वो नॉस्टैल्जिया जो है भी रियलिज्म भी है। तो इससे जुड़े रहें, और जो भूतकाल है वो अपनी जगह है और वर्तमान भी है। वर्तमान में और यादें बनाइए, जुड़े रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने अंदर थोड़ा सा ध्रुव जिंदा रखिए। उसके लिए सुपर पावर की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलते अच्छा हैं। लगा, धन्यवाद।